दोस्तों नमस्कार। आकार DG9 के नवीनतम विचार मंच पब्लिक ओपिनियन पर आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और हमने पिछले एपिसोड में मुंबई के उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा चुनाव क्षेत्र में उम्मीदवारों के चुनाव को लेकर चल रही रस्साकसी पर अपना कटाक्ष रखा था। आज हम मुंबई के ही एक ऐसे चर्चित चुनाव क्षेत्र का ब्यौरा रखेंगे जिससे कुछ पुरानी कहानियाँ जुड़ी हैं, और वो चुनाव क्षेत्र है उत्तर मध्य मुंबई, नॉर्थ सेंट्रल बॉम्बे। ये वही सीट है जहाँ से पिछले चुनाव में पूनम महाजन चुनकर गई थी। इस बार उनका टिकट कटा ज़रूर है, मगर इस क्षेत्र से कौन लड़ेगा, कौन होगा बीजेपी का प्रत्याशी, इस पर बड़ी लंबी बहस छिड़ गई थी। ये भी मद्देनज़र रखने वाली बात है। अब यहाँ से जाने माने सरकारी अधिवक्ता, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडवोकेट उज्ज्वल निकम भाजपा के प्रत्याशी हैं। उनका सामना होगा कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ से। वर्षा गायकवाड़ जो मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा भी है, धारावी विधानसभा से आमदार भी है और पिछली महाविकास आघाड़ी की सरकार में शिक्षा मंत्री भी रह चुकी। गायकवाड़ के पिता एकनाथराव गायकवाड़ जो इसी चुनाव क्षेत्र से 2 बार MP रहे थे, धारावी से आमदार रहे, महाराष्ट्र के मंत्री भी रहे। गायकवाड़ फैमिली पिछड़े वर्ग से बिलोंग करती है, इसलिए उनको यहाँ के दलित वोटरों का मसीहा भी माना जाता था। गायकवाड़ उनके नेता थे, आज भी है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी पहले से ही दलित वोटर्स के प्रभाव के लिए जानी जाती है। उससे जुड़ी एक ऐतिहासिक कहानी मैं आज आपको सुनाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि 2014 में हो या 2019 में मोदी लहर में भारतीय जनता पार्टी से जो टिकट पाया वो जीत गया। 1952 में आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार चुनाव होने जा रहे थे और बिल्कुल आज के जैसे ही हालात 52 में थे। आज जैसी मोदी की है, 70 साल पहले देश में नेहरू की लहर थी। देश के पहले सिलेक्टेड PM जवाहरलाल नेहरू जनमानस पर छाए हुए थे। उस समय जो कोई भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था वो जीत गया। आज़ादी के बाद अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 ये समय तक देश में पहला आम चुनाव हुआ था। ये पहला प्रयोग भी था इस देश में। कांग्रेस ने तब 489 सीटों में से 364 सीटें जीती थी। लगभग 11 करोड़ लोगों ने मतदान किया था उस वक्त। 61% वोटिंग हुई थी। नेहरू की लोकप्रियता के कारण कांग्रेस को चुनाव जीतने में किसी तरह की अड़चन तो नहीं आई थी, क्योंकि उस समय नेहरू लहर थी। इस चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी खड़े हुए थे। अब आप पूछोगे कि इसमें खास बात क्या है। डॉक्टर अंबेडकर जिस चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे, ये वही चुनाव क्षेत्र है जिसका नाम है उत्तर मध्य मुंबई, बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल। डॉक्टर अंबेडकर अपनी अलग पार्टी और अलग विचारधारा को लेकर खड़े होते, वो कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं थे। पार्टी का नाम शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी था। आज़ादी के संघर्ष में अंबेडकर सबसे प्रमुख शख्सियतों में से एक थे। अंबेडकर महात्मा गांधी से 22 साल छोटे, 14 अप्रैल 1891 को एक दलित परिवार में जन्मे हुए। देश में उनके जैसा पढ़ा लिखा उस समय शायद ही कोई था। इकोनॉमिक्स से 2 डॉक्टरेट की डिग्रियां, एक अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से थी, दूसरी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। उस समय वह इंग्लैंड में रहने वाले सबसे ज़्यादा एकेडमिकली क्वालिफाइड इंडियन थे। अंबेडकर की योग्यता को देखते हुए उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। उन्होंने देश के संविधान को मूर्त स्वरूप दिया था। कुछ विचारवंतों का हमेशा ये दावा रहा कि नेहरू ने अंबेडकर को साइडलाइन कर दिया, वो मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स में न आ सके, इसके लिए दीवारें खड़ी कर दी। अंबेडकर का रास्ता रोकने के लिए नेहरू ने उनके पर्सनल असिस्टेंट नारायण काजरोलकर को उस चुनाव के मैदान में खड़ा किया था और उनकी हार सुनिश्चित करने के लिए खुद नेहरू ने कैंपेनिंग भी की थी मुंबई आके। 1954 की बात है। उस वक्त भी नेहरू ने ही दूसरी बार पक्का किया था कि बाबा साहब भंडारा से उपचुनाव जो था उसमें खड़े थे, तो उसमें भी वो जीत न पाए, इसलिए उन्होंने सारी सिस्टम को काम पे लगा दिया था। बाद में डॉक्टर अंबेडकर का 1956 में निधन हो गया। अंबेडकर समय से आगे की सोच रखने वाले व्यक्तित्व थे। उन्होंने तब संविधान में उन चीज़ों को शामिल किया था जो आज तक कई मुल्क नहीं कर पाए। एक व्यक्ति एक वोट, गरीब हो या अमीर, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सबको मतदान का अधिकार है, ये बाबा साहब ने लिखा है। उन्होंने तभी भी 3 चेतावनी भी दी थी। इनमें पहली थी व्यक्ति विशेष की भक्ति करने वाले से बचना।
दूसरी थी उन असंवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल करने से रुकने की जो अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में कारगर साबित हुई थी। तीसरी सामाजिक और आर्थिक असमानता के बढ़ने का खतरा। और ये सब दूरदृष्टि दिखाने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर को इस देश के मंत्रिमंडल में होना चाहिए था, प्रधानमंत्री होना चाहिए था मैं तो कहूँगा, मगर हो न सका। कांग्रेस ने तब उनके सामने नारायण एस काजरोलकर को खड़ा किया था, जो मैंने कहा उनके पीए थे बाबा साहब के। उसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी थी, हिंदू महासभा थी, जिनके एक एक कैंडिडेट उनके सामने खड़े थे। काजरोलकर अम्बेडकर के पीए थे जैसे मैंने कहा, और वो भी बैकवर्ड क्लास से थे। साथ में सो कॉल्ड नेहरू की लहर भी इतनी तगड़ी थी कि काजरोलकर 15,000 वोटों से जीते थे अम्बेडकर के खिलाफ। अम्बेडकर चौथे स्थान पर रहे थे। कैन यू बिलीव इट? ये वाकई में हैरान करने वाला था, आज भी हैरान करता है मुझे। बाबा साहेब अम्बेडकर चुनाव के मैदान में जब उतरे थे तो उनका नंबर चौथा था। धरती के जिस लाल ने देश को संविधान दिया, जो उस समय सबसे ज़्यादा योग्य था, पढ़ा लिखा था, वो चुनाव भी नहीं जीत सकता है। इसे छोड़िए, 1954 में उपचुनाव हुए थे जो मैंने कहा भंडारा में, उसमें भी अम्बेडकर अपना नसीब आजमा रहे थे, मगर वो चुनाव भी बाबा साहेब नहीं जीत सके। उन्हें किसी भी चुनाव में जीतने नहीं देना था, एक बड़ी साजिश थी। और साजिशें उस समय कौन करता था ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही समझदार हो। दिसंबर 1956 में बाबा साहब का निधन हो गया। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों और पिछड़ों के लिए शुरुआती से संघर्ष किया है। अंबेडकर उनकी आवाज़ और पहचान बने थे, मगर नेहरू से ज़्यादा प्रतिभाशाली नेता हमारे सिस्टम को नहीं चलता था। बाबा साहब एक ऐसे नेता थे जो विजनरी थे, जिन्होंने समाज हित में कई किताबें लिखी। उनका मानना था हिंदुस्तान के अगर 3 टुकड़े करके मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र बनाया गया था, तो फिर उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा देकर हिंदुस्तान की साधन संपत्ति में उनको हकदार क्यों बनाया जा रहा है। मुसलमान कभी भी अपनी कट्टर धार्मिक मान्यताओं से बाहर आकर राष्ट्र सर्वोपरि मानने वाले नहीं है। इसी बात पर उन्होंने एक किताब लिखी थी, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। इस किताब के कुछ चुनिंदा पन्नों पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कड़वी सच्चाइयाँ बयां की है। उन्हीं पन्नों पर जी टीवी ने एक रिपोर्ट भी बनाई थी, आप देख सकते हैं क्या रिपोर्ट। वर्ष 1945 में आजादी से 2 साल पहले उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पाकिस्तान और भारत का विभाजन। पुस्तक आपकी स्क्रीन पर है, मैं भी उस पुस्तक के कुछ अंश लेकर आया हूं आज, और इसमें कई बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी थी उन्होंने जो आज पूरे देश को पता होना चाहिए। जैसे इसके पेज नंबर 297 पर डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, भारत चाहे मुस्लिम शासन के अधीन ना हो, लेकिन भारत के मुसलमान भारत को दारुल हर्ब मानते हैं, ना कि दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का घर, और दारुल हर्ब का अर्थ होता है युद्ध का घर। यानी डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि भारत के मुसलमान भारत को इस्लाम का घर नहीं, युद्ध का घर मानते हैं। इस्लामिक सिद्धांतों के अनुसार उनके लिए जिहाद की घोषणा करना पूरी तरह न्याय संगत है। और इसी पुस्तक में अंबेडकर लिखते हैं कि भारत के मुसलमान सिर्फ जिहाद की घोषणा ही नहीं कर सकते, बल्कि उसकी सफलता के लिए विदेशी इस्लामिक ताकतों की मदद भी ले सकते हैं। और अगर विदेशी मुस्लिम ताकतें जिहाद की घोषणा करना चाहती हैं, तो इसमें भारत के मुसलमान उनकी सहायता भी कर सकते हैं। भारत के मुसलमानों के लिए ये विचार डॉक्टर अंबेडकर के थे, हमारे नहीं है। इस पुस्तक में उन्होंने ये भी बताया था कि भारत के मुसलमान कभी भी अपने देश के लिए ईमानदार साबित नहीं होंगे। इस पुस्तक के पेज नंबर 337 पर वो लिखते हैं कि इस्लाम धर्म एक बंद खिड़की की तरह है जो मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच भेद करता है। इस्लाम धर्म में जिस भाईचारे की बात कही जाती है, वो भाईचारा मानवता का भाईचारा नहीं है, बल्कि उसका मतलब सिर्फ मुसलमानों का मुसलमानों से भाईचारा है। अंबेडकर ये भी लिखते हैं कि मुसलमानों के भाईचारे का फायदा सिर्फ उनके अपने लोगों को ही मिलता है, और जो गैर मुस्लिम हैं यानी हिंदू हैं, उनके लिए इस्लाम में सिर्फ घृणा और शत्रुता ही बची है। इसके अलावा इसी पन्ने पर यह भी लिखा है कि मुसलमानों की वफादारी उस देश के लिए नहीं होती जहां वो रहते हैं, बल्कि उनकी वफादारी अपने धर्म के लिए होती है जिसका वो पालन करते हैं। और मौजूदा स्थिति में अंबेडकर की ये बातें बिल्कुल फिट बैठती हैं। तो दोस्तों, इन सारी हकीकतों को नज़रअंदाज कर हम आज तक चीचा नेहरू को भारत के भाग्य विधाता, राष्ट्र निर्माता कहते हैं। मगर उनको जिन काबिल नेताओं से डर लगता था, उन्हें और उनके राजनीतिक करियर को ख़त्म करने के लिए चाचा ने कैसे कैसे पैतरे अपनाए थे, ये जानकर आज उन्हें चाचा कहते हुए गर्व तो बिल्कुल महसूस नहीं होता मुझे।
आज फिर एक बार उसी चिचा नेहरू की कांग्रेस पार्टी एक दलित प्रत्याशी को मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से चुनाव लड़वा रही है। देखिए कितना दैव दुर्विलास कहते हैं इसे। ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब के डर से उन्हें परास्त कराने के लिए सही गलत सारे हथकंडे अपनाए थे। बाबा साहब के पीए काजरोलकर ये तो एक सिर्फ प्यादा था, प्यादा। असली खिलाड़ी तो अपने चिचा थे, चिचा नेहरू। मानकर चलो अगर बाबा साहब की शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी के अच्छे खासे सांसद भारी भरकम संख्या में सदन में पहुंचते तो क्या आलम होता। दलितों और पिछड़े वर्ग की जनता को प्रतिनिधित्व मिलता ही, मगर एक पुरोगामी विचारों का नेता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर शायद हमारे प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, मगर ये हो ना सका क्योंकि इसके पीछे का जो कारण था ना, नेहरू लहर, किसे पता सही में ये लहर थी या उसे भी ऐसे ही नैरेटिव सेटिंग से बनाया गया था। मगर आज उन्हीं बाबा साहब के सामाजिक उन्नति के विचार लेकर चले मोदी की लहर है, ज़रूर है। बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल पे भी कभी लगा वो धब्बा, बाद में कई बार भाजपा के प्रत्याशियों ने मिटाया है। आज फिर से वही चुनाव क्षेत्र कांग्रेस की बेईमानी की याद दिला रहा है आपको। आप में से कईयों को शायद ये जो कहानी मैंने बताई आपको वो पता ना हो, और शायद जिन्हें पता हो वो भूल भी गए होंगे। इसलिए कुछ पुरानी यादें ताज़ा करने की चेष्टा मैंने इस वीडियो से की है। आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं ऐसे किसी रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए आकार DG9 का विचार मंच पब्लिक ओपिनियन। धन्यवाद, नमस्कार।